भारतीय सांविधिक आयोग पूना दिनांक 23 अक्टूबर 1928। साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष माननीय जॉन साइमन थे, इसलिए यह उनके नाम से लोकप्रिय है। उपस्थिति आयोग की केंद्रीय समिति राजा नवाब अली खां के सिवाय प्रांतीय समिति के और सभी सदस्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई समिति के एक सदस्य और डॉक्टर पीजी सोलंकी दलित वर्गों के प्रतिनिधि को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। चेयरमैन, मैंने अपने सहयोगियों को स्मरण करा देना चाहता हूं कि हमारे समक्ष ये दस्तावेज होने चाहिए। डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे की ओर से डॉक्टर अंबेडकर का बयान और डिप्रेस्ड इंडियन एसोसिएशन तथा सर्वेंट्स ऑफ सोमवंशी सोसाइटी का संयुक्त ज्ञापन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना स्थान बदल लिया है क्योंकि वह हमारे बीच इस समय एक साक्षी के रूप में हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बम्बई कमेटी के एक सदस्य हैं। डॉक्टर सोलंकी, मेरा विचार है कि क्या आप या आपकी संस्था अन्य दस्तावेज देगी? डॉक्टर सोलंकी, मैं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से सहमत हूँ। डॉक्टर अंबेडकर, मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि इस प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के लोगों की संख्या क्या है। क्या इस संबंध में आप हमारी सहायता कर सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से दलित वर्गों के लोगों की संख्या बम्बई सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार लगभग 14,78,390 है, जो ज्ञापन के पृष्ठ 3 खंड 7 पर दी गई है। 3 वह कहती है, 1921 की जनगणना के अनुसार दलितों की संख्या 14,78,390 के करीब है, जिनमें मुख्य मांग, महार और होलिया सम्मिलित हैं। आपका इस संख्या के विषय में क्या विचार है? डॉक्टर अंबेडकर, आप देखेंगे कि मैंने ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर यह संख्या लगभग 28 लाख बताई है। 4 क्या आप समझते हैं कि यह संख्या 28 लाख होनी चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर, है जी हाँ। 5 यह अंतर क्यों है? डॉक्टर अंबेडकर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि बम्बई सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, मैं समझता हूँ वे भारत की गणना 1921 खंड 8 बम्बई प्रेसिडेंसी भाग 2 से लिए गए हैं। इसकी तालिकाएं पृष्ठ 176 से आरंभ होती हैं, जबकि अपने ज्ञापन में मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे भारत की जनगणना 1921 खंड 1 अध्याय 11 से लिए गए हैं। ये आंकड़े जनसंख्या निदेशक के हैं, जिसने विभिन्न प्रांतों से आंकड़े एकत्र किए हैं और उनके आंकड़े को मैंने ज्यों का त्यों ले लिया है। वे मेरे ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर भारत में दलितों की संख्या या शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक प्रांत में दलितों की संख्या दर्शाई गई है। अतः इन दोनों तरह के आंकड़ों में इसी कारण से अंतर हैं। दरअसल ये आंकड़े चाहे केंद्रीय हों और चाहे प्रांतीय, पूरी तरह कभी सही नहीं हो सकते। वास्तव में यदि यह सम्मेलन भारत के जनगणना निदेशक की उन टिप्पणियों को देखे जिन्हें मैंने अपने ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर शुरू में उद्धृत किया है, तो पता चलेगा कि दलितों की कुल अनुमानित संख्या बताने के बाद वह कहते हैं, देखिए ज्ञापन का पृष्ठ 39, देखिए इसी पुस्तक के पृष्ठ 426 से 37 पर पैरा 7 उद्धरण पैरा 193 इंच। तथापि हमें मोटे तौर पर लगाया गया अनुमान समझना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 संबद्ध जातियों और जनजातियों की और 2 हाल ही में हिंदू धर्म में शामिल किए गए उन जनजातीय आदिवासियों की पूरी संख्या दी गई है, जिनमें से अधिकांश को अपवित्र माना जाता है। हम विश्वासपूर्वक दलितों की संख्या बता सकते हैं जिनका रक्त शुद्ध नहीं माना जाता है। वे संपूर्ण भारत में 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच हैं। फिर वह हर प्रांत के आंकड़े देते हैं। 6 आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं सही आंकड़ों के संदर्भ में नहीं बल्कि 2 अवधारणाओं के बीच तुलना करके अपनी दुविधा दूर करना चाहूं? यह स्पष्ट है कि यदि कुछ अधिकारी जनसंख्या के विवरण की सत्यता के बारे में बोलते हुए कुल संख्या 14,78,000 बताते हैं और दूसरे अधिकारी भी बारीकी से कहते हैं कि यह संख्या 28 लाख के लगभग है, तो यह निश्चित है कि दूसरे अधिकारियों ने उन लोगों को अपने आंकड़ों में शामिल कर लिया होगा जिन्हें पहले अधिकारियों ने नहीं किया होगा।
डॉक्टर अंबेडकर है, ऐसा ही हुआ है और इसीलिए मैं सम्मेलन को बता देना चाहता हूं कि प्रांतीय आंकड़ों में कुछ उन जातियों को शामिल नहीं किया गया है जो वास्तव में अस्पृश्य जातियां हैं। 7. क्या हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं? देखिए, कृपया मुझे बता दें कि मैं इसे ठीक से समझ पाया हूं या नहीं। मैं इसका यथासंभव अध्ययन कर रहा हूं, हालांकि मुझे आपकी और डॉक्टर सोलंकी की सहायता वांछित है। दलित वर्गों शब्द का तात्पर्य आप उन अस्पृश्यों से ले रहे हैं जो हिंदू हैं परंतु जिनका हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। क्या यह ठीक है? डॉक्टर अंबेडकर है, जी हाँ। 8. दूसरे शब्दों में आप दलित वर्गों में केवल उन्हीं लोगों को सम्मिलित नहीं करते जिनका मैंने जिक्र किया है, बल्कि जरायम पेशा जातियों, पर्वतीय जनजातियों और अन्य लोगों को भी जिनका समाज में निम्न स्थान है और जो हिंदू परंपरा के अनुसार संकीर्ण दृष्टि से संभवतः अस्पृश्य नहीं हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर है, ठीक है। 9. क्या यह संभावित दृष्टिकोण नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर, हाँ, यह संभावित दृष्टिकोण है। 10. क्या यह इस बात का सही स्पष्टीकरण नहीं है कि किस कारण आप कुछ संदर्भों में उन दलित वर्गों को जो अस्पृश्य हैं और जिनका हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, उन्हीं के एक निश्चित आंकड़े ले लेते हैं, जबकि दूसरी ओर आप कभी कभी इससे बड़े आंकड़े ले लेते हैं, जिनमें आप जरायम पेशा और पर्वतीय जनजातियों को भी शामिल कर लेते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े मैंने दिए हैं वे जरायम पेशा और पर्वतीय जनजातियों से भिन्न दलित वर्गों से संबद्ध हैं। 11. मैं आपको बता दूं, मेरे सामने ये 3 आंकड़े हैं। अस्पृश्यों के बारे में एक आंकड़ा 14,78,000 है जो 1921 की जनगणना से लिया गया है और जिसमें महार, ढेड़ आदि शामिल हैं। फिर मेरे पास जरायम पेशा जातियों की लंबी सूची है जिसका आंकड़ा 5,89,000 है। तीसरी सूची आदिम जातियों और पर्वतीय जनजातियों की है भी और ऐसे ही लोग इनमें हैं जो करीब 10 लाख हैं। यदि हम पहले आंकड़े में आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों की संख्या जोड़ दें तो इनका योग लगभग 28 लाख के आसपास बैठता है। डॉक्टर अंबेडकर, अपने ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर जो उद्धरण मैंने दिया है उसे मैंने जनगणना निदेशक की टिप्पणी से लिया है। उससे मुझे आभास मिलता है कि ये आंकड़े केवल दलित वर्गों के बारे में हैं। मेरा विचार है कि जनगणना निदेशक ने जो आंकड़े एकत्र किए हैं और उनके माध्यम से जो मेरे ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर उल्लिखित हैं, वह संख्या दलित वर्गों के बारे में है। 12. 1921 के लिए भारत के जनगणना निदेशक ने कहा है, पिछले कुछ वर्षों से समाज के एक वर्ग विशेष को दलित वर्ग कहा जाता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, इस शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, न ही यह निश्चित है कि सही कौन इसके अधीन आते हैं। फिर वह शिक्षा संबंधी कुछ आलोचनाओं का उल्लेख करते हैं। आपका अभिप्राय क्या इसी पैरे से है? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, और इन सूचियों के अनुसार दलितों की संख्या 3 करोड़ 10 लाख बैठती है, अर्थात यह ब्रिटिश भारत के हिंदुओं और जनजातियों के लोगों की संख्या का 19% है। इस टिप्पणी के अनुसार ऐसा लगता है कि जनजातियों को दलित वर्गों में शामिल नहीं किया गया है। 13. मुझे पता नहीं, खैर यह व्याख्या भी संभव है और मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत हैं कि एक संभावित व्याख्या यह है कि अस्पृश्यों का कम आंकड़ा उसी तरह का आंकड़ा है जैसा कि मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है। मेरे विचार से आप सहमत होंगे कि यही संभावित विचार है। यह स्पष्ट है कि कई उद्देश्यों से उन लोगों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील लोग जो अत्यंत दलित हैं, अपने सर्वेक्षण में लोगों की व्यापक संख्या को शामिल करना ही चाहेंगे, जिनमें जरायम पेशा व पर्वतीय जनजातियां शामिल हैं। क्या यह संभव है? डॉक्टर अंबेडकर, यह संभव है। 14. मैं आपको एक अन्य संभावित विचार बताता हूं। मैं कह नहीं सकता कि यह लागू होता है या नहीं। अपने दस्तावेज में पृष्ठ 39 पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि यदि आप प्रांतीय आंकड़े भी जोड़ दें
तो सबका योग संपूर्ण भारत में 5.5 करोड़ से 6 करोड़ बैठता है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 15 मेरा ख्याल है कि आपने भारत में देशी राज्यों को भी जोड़ लिया है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि उन्होंने देशी राज्यों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बड़ौदा के लिए अलग आंकड़े दिए हैं। 16 शायद उन्होंने 1-2 बड़े देशी राज्यों को शामिल कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर शायद आंकड़े ऐसे ही लगते हैं। 17 हम आंकड़ों पर ही इतना समय नहीं देना चाहते, क्योंकि सही आंकड़े भले ही 15 लाख हो या 20 लाख हो या 25 लाख हो, यह स्पष्ट है कि इन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और ये वे लोग हैं जिनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन आंकड़ों से ये लिए गए हैं वे प्रांतीय आंकड़े हैं। वे उस तालिका में हैं जिसमें सभी मुख्य भारतीय जातियों का उल्लेख है। यह कोई संपूर्ण तालिका नहीं है और इस तालिका में उल्लिखित विभिन्न जातियों के बारे में मुझे पता चला है कि इसमें लगभग उन 10 जातियों का तो नाम ही नहीं है जो निश्चय ही जातियां हैं। उन्हें भारत की मुख्य जातियों में शामिल नहीं किया गया है। 18 यदि आप दोनों सहमत होते हैं तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने आंकड़ों संबंधी मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाया है और मेरा विचार है कि बेहतर यही होगा कि हम 100% सही आंकड़ों के पचड़े में न पड़े और इन आंकड़ों से यथाशीघ्र छुटकारा पा लें। तभी हम इन जातियों की स्थिति और इनके साथ किए जा रहे व्यवहार के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा हम इन आंकड़ों में ही लंबे समय तक उलझे रहेंगे। मैंने वही पूछा है जो मेरे विचार में संगत है और मैं समझता हूँ कि संकुचित दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह आंकड़ा 15 लाख होगा और यदि व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह 20 और 30 लाख के बीच होगा। मेरे विचार में आपने ऐसा ही कहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, परंतु इस शर्त के साथ कि बंबई की 10 जातियों को नहीं गिना गया है। चेयरमैन, हम असल बात पर आना चाहते हैं और वह है उनका प्रतिनिधित्व क्या कोई इन आंकड़ों में पड़ा रहना चाहता है? श्री राजा, क्या आप संतुष्ट हैं कि हम यह समझें कि आंकड़े कुछ कुछ ऐसे ही हैं? राव बहादुर राजा, कौन से आंकड़े? चेयरमैन, क्या आपका विचार है कि हम वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें जो उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित है और यह मान लें कि बंबई प्रेसिडेंसी में 1921 की जनगणना में 15 लाख का आंकड़ा दिया गया है, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, दलितों की संख्या बहुत संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर बताई गई है। वे धर्म की दृष्टि से अस्पृश्य हैं, परंतु जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यदि आप सही और उदार दृष्टिकोण अपनाएं तो वास्तविक आंकड़े 20 से 30 लाख के बीच हैं। क्या यह सही नहीं है? राव बहादुर राजा, जी हाँ, यह ठीक है। चेयरमैन, क्या इस बारे में कोई कुछ और कहना चाहता है? 19 कर्नल लेन फॉक्स, जो 2 ज्ञापन हमें मिले हैं वे किन आंकड़ों पर आधारित हैं? प्रत्येक ज्ञापन में आपने दलितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व मांगा है। एक ज्ञापन में आप वयस्क मताधिकार की मांग करते हैं और आपने सेना, नौसेना और अन्य नौकरियों में विशेष भर्ती की मांग की है। यदि आप यह आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के लिए भी मांगते हैं तो स्पष्टतः यह बहुत बड़ी बात है। यह सुविधाएं आपने बड़ी संख्या के लिए मांगी हैं या छोटी संख्या के लिए? डॉक्टर अंबेडकर, मैंने यह दलित वर्गों के लिए मांगी हैं। 20 आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के लिए भी? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्हें वयस्क मताधिकार देना संभव होगा। 21, परंतु आप बड़ी संख्या का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि मैंने अपने ज्ञापन में जो संख्या दी है उसमें आदिम जातियां और पर्वतीय जनजातियां भी शामिल हैं। मैं अब भी यही कहता हूं कि यदि सही हिसाब लगाया जाए तो मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे दलित वर्गों से संबंधित हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव हो सकता है। चेयरमैन, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय आर्थर फ्रूम इसकी पुष्टि करेंगे। मैंने देखा है
मूडीमैन कमेटी सुधार जांच कमेटी 1925 की रिपोर्ट के पैरा 64 में संलग्न तालिका में यह संख्या 28 लाख दी गई है। 22 माननीय हरिसिंह गौड़ डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप दलित वर्गों और अस्पृश्यों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हां। 23 दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व मांगते समय क्या आप केवल अस्पृश्यों के ही लिए इसकी ही मांग करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हां। 24 आपका कहना है कि कुछ आदिम जातियां अस्पृश्य नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर, हो सकता है कि कुछ भागों में वे हों, मैं उनकी पैरवी नहीं करता। 25 वे अस्पृश्य नहीं है, जरायम पेशा जातियां भी अस्पृश्य नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर, उनमें से कुछ हैं। 26 कुछ हैं, लेकिन जाति के रूप में नहीं। डॉक्टर अंबेडकर, जरायम पेशा जातियों का शेष हिंदुओं से इतना कम सामाजिक संपर्क होता है कि इस विषय पर कोई निश्चित बात कहने का कोई आधार नहीं है, परंतु यदि उनका संपर्क होता तो वे अस्पृश्य ही माने जाते। 27 कुछ ऐसी जातियां हैं जो स्पृश्यता और अस्पृश्यता के बीच खड़ी हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मेरा विचार है कि वे अस्पृश्यों से भी नीचे हैं। 28 नहीं, सामाजिक स्थिति में ऊंची एक ऐसी जाति है जो अर्ध अस्पृश्य है। डॉक्टर अंबेडकर, मैं कह नहीं सकता, परंतु मैं समझता हूं कि जरायम पेशा जातियों के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि वे अस्पृश्य हैं या नहीं, क्योंकि मुख्य हिंदुओं और जरायम पेशा जातियों के बीच संपर्क नाम मात्र का होता है। 29 जरायम पेशा और आदिम जातियों को छोड़ दें, मैं अब अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ। स्वयं अस्पृश्यों में भी अंतर है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अर्ध अस्पृश्य माने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, दोनों साक्षी, जी नहीं। 30 मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चमारों की क्या स्थिति है? डॉक्टर अंबेडकर, वह पूरी तरह अस्पृश्य हैं। 31 उतना ही जितना महार? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 32 क्या आपको इसका विश्वास है? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, यदि आप साझे पनघट और मंदिर प्रवेश को मापदंड माने। 33 जी नहीं, मेरा अस्पृश्यता से आशय है कि छू जाने से सवर्ण हिंदू अपवित्र हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, आप मंदिर प्रवेश और कुएं को मापदंड मान सकते हैं। चेयरमैन, आखिरकार हम बुनियादी तौर पर संवैधानिक और राजनीतिक जांच पड़ताल कर रहे हैं, सामाजिक प्रथाओं और ऐसी धार्मिक परंपराओं को जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, किसी आयोग द्वारा एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। यह एकदम साफ बात है। दलित वर्गों का अर्थ है अस्पृश्य जातियां, वे जातियां जिनका मंदिर प्रवेश वर्जित है और जिन्हें स्कूलों, धर्मशालाओं आदि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, जैसा कि माननीय हरसिंह गौड़ ने कहा है। जरायम पेशा व पर्वतीय जनजातियां और इसी तरह के लोग जो भारत में रहते हैं और राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से इनके साथ वे भी जो सभ्यता में पिछड़े हैं, उनकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। माननीय हरिसिंह गौड़, हिंदू 4 वर्णों में विभक्त हैं, शूद्रों का मंदिर प्रवेश वर्जित है। चेयरमैन, मेरे विचार में यह हम सब समझते हैं, तथापि हम हिंदू धर्म के लिए कोई कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि ब्रिटिश भारत के ढांचे पर विचार कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग बात है। 34 उस आंकड़े के आधार पर आप कौन से मार्ग को उचित ठहराना चाहते हैं जिसके द्वारा भारत के संविधान में, खासकर बम्बई प्रेसिडेंसी के संविधान में, इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए? डॉक्टर अंबेडकर, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम दावा करते हैं कि हमें हिंदुओं से अलग एक विशिष्ट अल्पसंख्यक माना जाए। अभी तक हमें हिंदुओं में शामिल करके हमारे अल्पसंख्यक स्वरूप को छिपाया गया है, परंतु वास्तव में दलित वर्गों और हिंदुओं के बीच कोई संपर्क नहीं। इसलिए सम्मेलन के सामने पहली बात मैं यह रखना चाहता हूं कि हमें एक विशिष्ट और स्वतंत्र अल्पसंख्यक माना जाए। दूसरे, मैं यह कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के अल्पसंख्यक वर्ग को किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है।
क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से दलितों का अल्पसंख्यक वर्ग बहुत पिछड़ा है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से निर्धन है, सामाजिक दृष्टि से बंधा हुआ है और ऐसी राजनीतिक विवशताओं से ग्रस्त है जिनसे कोई अन्य वर्ग ग्रस्त नहीं है। हम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की तरह का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हम आरक्षित सीटें चाहते हैं, यदि वे वयस्क मताधिकार के साथ दी जाएं। 35 और यदि वयस्क मताधिकार न हो तो डॉक्टर अंबेडकर, तब हम पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे। तब हम यदि संभव हो तो संविधान में कतिपय रक्षोपायों की व्यवस्था करना चाहेंगे, या हम चाहेंगे कि इन रक्षोपायों को दलित वर्गों की शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में उनके प्रवेश संबंधी गवर्नर के करार में उन्हें सलाह के रूप में स्थान दिया जाए। 36, क्या हम डॉक्टर सोलंकी से पूछ सकते हैं कि वे इन मुद्दों पर सहमत हैं? डॉक्टर सोलंकी, मैं सभी मुद्दों पर सहमत हूँ। 37, तब हम ऐसा समझें कि आप दोनों महानुभावों का यही विचार है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 38, क्या यह सुविधाजनक रहेगा कि मैं इन मुद्दों पर 1-2 प्रश्न करूं? आपका दावा है कि यद्यपि दलित वर्गों को हिंदुओं में शामिल किया गया है, तथापि क्या उनको संविधान की दृष्टि से उन जातियों से जो हिंदू मानी जाती हैं, एक विशिष्ट और पृथक समुदाय माना जाए? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 39, क्या यह इस आधार पर है कि आपके विचार से दलित वर्गों को ऊंची जाति के हिंदुओं से यह अपेक्षा नहीं है कि वे उनके हितों का संतोषजनक प्रतिनिधित्व कर सकेंगे? डॉक्टर अंबेडकर, यह तो एक पहलू है, बल्कि सही बात तो यह है कि हमें हिंदू समाज का अंग नहीं समझा जा सकता। 40, मैं समझता हूँ कि आप इस महाद्वीप के प्राचीन निवासियों से संबद्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से यह एक दृष्टिकोण है। 41, हम विस्तार में नहीं जाते। ऐसा माना जाता है कि आप आर्यों से भी पहले के हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मुझे ज्ञान नहीं है, एक विचार यह भी है। 43, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि हिंदुओं के कई प्रतिष्ठित नेता हैं। मैं कोई नाम नहीं लूंगा जिन्होंने दलित वर्गों के बारे में निसंदेह गहरी रुचि दिखाई है। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, इस बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं। 44, मैं जानता हूँ, परंतु यह आपका विचार है। आप कहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से आपको विशिष्ट और पृथक समुदाय माना जाए। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 45, जहाँ तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, मैंने अनुभव किया है कि चाहे वयस्क मताधिकार हो या न हो, लगता है आप मनोनयन के विचार से सहमत नहीं हैं। आप चुनाव चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 46, क्या आप दोनों का यही विचार है? डॉक्टर सोलंकी, जी हाँ। 47, इसका मतलब यह है कि आपको मतदाता सूची तैयार करनी होगी? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 48, और आपको यह निश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति मत देने के लिए आता है वह वही व्यक्ति है जिसका नाम सूची में दर्ज है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 49, डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जिन लोगों को आप दलित जातियां कहते हैं उनमें कितने प्रतिशत पढ़ सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, एक अलग ज्ञापन में जिसे मैंने बम्बई प्रेसिडेंसी में शिक्षा आयोग को दिया है, यह संख्या बताई है। 50, मेरा विचार है यह तो बहुत कम अनुपात है। डॉक्टर अंबेडकर, बेशक। 51, एक शिकायत यह भी है कि वे अन्य भाग्यशाली लोगों की भांति स्कूल नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। 52, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि चुनाव कराया जाता है तो मतदान में लगभग सभी ऐसे लोग मतदान करेंगे जो स्वयं मतपत्र को समझते भी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, यह बात आज भी अधिकांश मतदाताओं पर लागू होती है। 53, यह बात सही है। अब आप मुझे यह बताएं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में आप दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखने का सुझाव देंगे? डॉक्टर अंबेडकर, जो योजना मैंने तैयार की है उसमें मैंने 140 में से 22 सीटें मांगी हैं।
54 क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि बम्बई परिषद के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 140 हो, तो जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं उसे 22 निर्वाचित स्थान मिलने चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 55 और यदि हम आपका दूसरा विकल्प लें तो वयस्क मताधिकार नहीं होगा, तब आप अलग निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे, आप फिर भी 22 सीटें चाहेंगे? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 56 मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। मैं समझता हूं कि श्री राजा स्वयं आपसे सामाजिक स्थिति जानने के लिए कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे। इस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के 2 सदस्य हैं जो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसी ही बात है। 57 आप उनमें से एक हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 58 और डॉक्टर सोलंकी दूसरे हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 59 क्या इसका आधार डॉक्टर अंबेडकर जी मुझे ऐसा ही लगता है। 60 मेरे विचार में आपने साउथबरो कमेटी के समक्ष साक्ष्य दिया था। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 61 उस कमेटी के समक्ष दिया गया आपका साक्ष्य मैं पढ़ रहा था और मैं यह देख रहा था कि आपने तब दलित वर्गों के कितने सदस्य बताए थे। मेरे ख्याल से आपने अपने ज्ञापन के पृष्ठ 39 की टिप्पणी में लिखा है कि साउथबरो कमेटी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या 5,7,7,000 बताई है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 62 मेरे ख्याल से आपका विचार है कि वह एक गलती थी। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, एक बहुत बड़ी गलती थी। 63 क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने यह संख्या कैसे निकाली? क्या आप कुछ जानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर मेरे विचार में उन्होंने उन जातियों की एक छोटी सी तालिका बनाई जिनका स्पर्श मात्र अपवित्र कर देता है। 64 यह दलित वर्गों की और भी संकुचित परिभाषा है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 65 श्री हॉटसहोर्न इस टिप्पणी में आपने साउथबरो कमेटी के 5,77,000 की संख्या का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस प्राधिकारी के अनुसार जिस पर साउथबरो कमेटी ने विश्वास किया है 1911 में बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या 2,145,000 थी। डॉक्टर अंबेडकर जनगणना में 66 आपने उसी प्राधिकारी पर विश्वास किया था। मैं यही जानना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, यदि मुझे ठीक से याद है तो प्राधिकारी ने 2 अलग अलग पृष्ठों पर 2 अलग अलग आंकड़े दिए हैं। एक पृष्ठ पर उसने कम संख्या दिखाई है और जब साउथबरो कमेटी की रिपोर्ट छपी तो हमने बम्बई सरकार से इस अनुमान के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। 67 चेयरमैन मेरे विचार में 21 लाख का आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट है। 1921 की जनगणना में अस्पृश्यों की संख्या जो 14,78,000 थी को जरायम पेशा जातियों की संख्या जो 6,23,000 थी के साथ जोड़ दिया गया और इन दोनों को मिलाकर यह संख्या 2,100,000 हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 68 इसमें आदिम जातियां और पर्वतीय जनजातियां नहीं हैं, वे छोड़ दी गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 69 श्री मिलर मैं कुछ देशी राज्यों की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा, बड़ौदा और एक अन्य राज्य में जहाँ कुछ विशेष सुविधाएं बताई गई हैं। क्या वे विशेष सुविधाएं शिक्षा संबंधी सुविधाओं के अलावा भी कुछ हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, उनके अलावा कुछ नहीं। 70 क्या आप देशी राज्य में नौकरी पा सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर मेरे विचार में यह बहुत मुश्किल होगा। 71 क्या आप सरकारी सेवा में नियुक्तियां लेने के विशेष रूप से इच्छुक हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, निश्चित रूप से। 72 ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विधि प्रशासन का सवाल है, हमारा अनुभव बड़ा कड़वा है। मैं पूरा बल देकर कहना चाहूँगा कि अनेक मामलों में कानून दलितों के विरुद्ध लागू किया जाता है। मैं जिले का नाम बताए बिना एक जिले में हुई एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा।
बम्बई सरकार प्रतिवर्ष कुछ निश्चित शर्तों पर गांव वालों को जंगलात की कुछ जमीन खेती के लिए देती है। हमें पता चला कि जंगलात की इस भूमि के आवंटन में दलित वर्ग के लोग टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। एक व्यक्ति को, जो एक श्रमिक था और प्रायः भूमिहीन था या उसके पास बहुत कम भूमि थी और जो अपनी आर्थिक दशा सुधारने की कोशिश में था, को जंगलात की भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला। मामलादारों ने, जिन्हें इस भूमि के वितरण का कार्य सौंपा गया था, सवर्ण हिंदुओं के साथ पूरा पक्षपात किया और दलित वर्गों की उपेक्षा की। एक जिले में पिछले साल हमने संगठन बनाया और उस जिले के असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और उस जंगलात की जमीन के बारे में अपनी शिकायतें बताईं। उसने मामलातदारों को एक परिपत्र भेजा जिसमें कहा गया कि दलितों की अर्जियों पर गौर किया जाए। कुछ मामलातदारों ने यह जताने के लिए कि वे परिपत्र पर अमल कर रहे हैं, कुछ जमीन दलितों को भी दे दी, परंतु हमने देखा कि उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया था। कागज पर उन्होंने दलितों को कुछ जमीन दे दी और सवर्ण हिंदुओं को बहुत कम जमीन दी, परंतु जब वास्तविकता सामने आई तो हमें पता चला कि जो जमीन दलित वर्गों को दी गई थी वह चट्टानों से भरी थी और खेती के लायक नहीं थी। दलित वर्ग के लोग उसे किसी तरह भी नहीं लेंगे और सवर्ण हिंदुओं को दी गई जमीन, जो क्षेत्रफल में यद्यपि कम थी तथापि वह खूब उपजाऊ थी। मेरे विचार में यह अधिकारियों को दिए गए प्रशासनिक अधिकार का घोर दुरुपयोग है और व्यक्तिगत रूप से मैं विधि के अधिक चालाकी भरे प्रशासन की अपेक्षा विधि के अधिक सदाशिवपूर्ण प्रशासन को कहीं अधिक महत्व देता हूँ। 73 चेयरमैन, मेरे विचार में जो आपने हमें बताया है वह काफी रोचक है, परंतु हम उसे अपनी इस जांच पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि इस आयोग का यह काम नहीं है कि वह रोजमर्रा के प्रशासन में दखलंदाजी करे। डॉक्टर अंबेडकर जी, नहीं। 74 आप अपने इस विचार के समर्थन में ये दलील दे रहे हैं कि दलित वर्गों को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर सेवाओं में। 75 क्या यह आपका विचार है? डॉक्टर अंबेडकर, मेरा यही विचार है। इस प्रेसिडेंसी के न्यायालयों में वास्तव में जो होता है उसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मुझे एक अदालत में दलित वर्ग के एक व्यक्ति की पैरवी करने का मौका मिला और मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस व्यक्ति को अदालत से बाहर एक खिड़की के पीछे दीवार से परे खड़ा रहना पड़ा और वह अंदर नहीं आता था क्योंकि उसने कहा, जहाँ तक आपका संबंध है यह ठीक है, लेकिन मैं अदालत के भीतर आ गया तो आपके जाने के बाद मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। 76 वह मुवक्किल था जो भीतर नहीं आना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर, जो अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। 77 वह किस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार की बात सोच रहा था? डॉक्टर अंबेडकर, सामाजिक बहिष्कार ऐसा होता है कि यदि वह गांव में जाता तो उसका बहिष्कार कर देते, कोई उसे अनाज नहीं देता, गांव वाले उसे उसकी सेवाओं का कोई मेहनताना नहीं देते, उसे गांव में घुसने ही नहीं दिया जाता। दलित वर्गों के लोग गांव की सीमा पर ही रहते हैं, बीच में नहीं। 78 आपका कहना है कि वह मौके पर अदालत आने से डरता था क्योंकि वह सोचता था कि बाद में गांव के उसकी अपनी जाति के लोग नहीं, सवर्ण लोग यह कहेंगे कि वह वहां चला गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर, निश्चित रूप से, क्योंकि उसका यह काम उसकी सामाजिक हैसियत से परे होता। 79 यह ऐसा एक ही मामला है, क्यों? डॉक्टर अंबेडकर, यह मेरा अपना अनुभव है, परंतु मेरे विचार में बम्बई उच्च न्यायालय के इस आशय के परिपत्र से कि दलित वर्गों के लोगों को अदालतों में आने दिया जाए, लगता है कि ऐसी बात कभी कभार ही होती है, उस परिपत्र का भी कोई कारण होगा। 80 श्री मिलर, एक और बात भी पूछना चाहूँगा, यदि परिषद में आपको 22 सीटें मिल जाती हैं, तो क्या आप 22 योग्य व्यक्ति ला सकेंगे? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, मेरे विचार से हम ला सकते हैं। 81 खान साहेब अब्दुल लतीफ, क्या आप सम्मेलन के सदस्यों को बताएंगे कि बम्बई परिषद में जब किन्हीं कारणों से अल्पसंख्यकों का अधिकारी समूह हट जाता है तो अल्पसंख्यकों का क्या हाल होता होगा?
डॉक्टर अंबेडकर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अल्पसंख्यकों की हालत खस्ता ही होगी। 82 क्या उन्नत जाति के मंत्री महोदय उन परियोजनाओं पर अथवा मुसलमानों, गैर ब्राह्मणों या दलित वर्गों की भावनाओं की ओर कोई ध्यान देते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 83 क्या अल्पसंख्यक बंबई विधान परिषद में कोई विधेयक पास करवा सकते हैं या उसे पेश कर सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे अफसर ना के बराबर हैं। 98 सरदार मजूमदार, क्या यह सच नहीं है कि दलित वर्गों में भी अनेक जातियां हैं जो दलित वर्ग कहलाती हैं, अर्थात दलित वर्गों में भी भिन्न भिन्न जातियां हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 99 क्या आप मुझे उन जातियों की अनुमानित संख्या बता सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से आपको वह संख्या जनगणना के आंकड़ों में मिल जाएगी जहां विभिन्न जातियों को अस्पृश्य दिखाया गया है। 100 उन विभिन्न जातियों की संख्या क्या है? डॉक्टर अंबेडकर, जनगणनानुसार लगभग 1 दर्जन। 101 बंबई में दलित वर्गों में कितनी जातियां शामिल हैं? डॉक्टर अंबेडकर, लगभग सभी जातियां। 102 तब विभिन्न जातियों के सदस्य आपके संगठन के सदस्य हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, यह एक सामान्य संस्था है जिसमें सभी दलित वर्ग शामिल हैं। 103 ताकि उन सभी को दलित वर्गों में शामिल कर लिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 104 क्या आपने भीलों और वाडियाओं और अन्य लोगों के दावों पर विचार कर लिया है? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं। 105 आप उन अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से उन्हें भी प्रतिनिधित्व देकर कुछ संरक्षण प्रदान किया जाए। 106 क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि पिछड़े वर्गों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 106 का तो क्या इस संविधान में उनके हितों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान है? चेयरमैन, जिन जातियों का आपने उल्लेख किया है, क्या उनको हिंदुओं के मंदिरों में जाने की मनाही है? सरदार मजूमदार जी नहीं, वे मंदिर जा सकते हैं। चेयरमैन, आज हम वास्तव में अस्पृश्यों और उन लोगों के मामले पर विचार कर रहे हैं जिन्हें हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मेरे विचार में हम उन पिछड़े वर्गों के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते जिन्हें हिंदुओं के मंदिरों में जाने दिया जाएगा। सरदार मजूमदार, मेरा कहना यह है कि पिछड़े वर्गों में भी विभिन्न अल्पसंख्यक जातियां हैं। उपयुक्तता के प्रश्न से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो यहाँ पर सभी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हैं। चेयरमैन, निश्चित रूप से। सरदार मजूमदार, उसी दृष्टि से मैंने यह प्रश्न पूछा था। चेयरमैन, मैं आपका तुरंत समाधान कर देता हूँ। भारत अल्पसंख्यकों से भरा पड़ा है और आपने उनमें से कुछ का जिक्र किया है, परंतु आज हमें केवल दलित वर्गों के बारे में विचार करना है। सरदार मजूमदार, ठीक है महोदय। 107 सैयद मीरान मोहम्मद शाह, आपने अभी कहा है कि आप उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते हैं जितना मुसलमानों को प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 108 क्या आपको इसीलिए चाहिए कि यह मुसलमानों को प्राप्त है? क्या यह आपके लिए न्यायसंगत है? डॉक्टर अंबेडकर, मुझे यह बात न्यायसंगत लगती है। मैं विधायिका की सदस्य संख्या के अनुसार अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मुझे यह ऐसा लगता है कि जैसे विधायिका कोई संग्रहालय हो जिसमें हमें विभिन्न समुदायों के विभिन्न नमूने रखने हों। एक विधान परिषद संग्रहालय से अधिक है। उदाहरण के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां सामाजिक लड़ाइयां लड़नी होती हैं, विशेषाधिकारों को समाप्त करना होता है और अधिकारों को प्राप्त करना होता है। अब यदि एक विधान परिषद की यही अवधारणा है तो मेरे विचार में अल्पसंख्यकों को संख्या के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व से बांधना उचित नहीं होगा।
इसका अर्थ यह होगा कि आप किसी अल्पसंख्यक वर्ग को सदा के लिए अल्पसंख्यक रहने पर ही मजबूर कर रहे हैं और उसे बहुसंख्यक वर्ग के कार्यों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक शक्तियां नहीं देना चाहते। 109 यदि मताधिकार को ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय बोर्डों तक ही सीमित कर दिया जाए तो क्या आप संतुष्ट होंगे? डॉक्टर अंबेडकर: ठीक है, मैं सचमुच वयस्क मताधिकार के लिए आग्रह करूंगा। मताधिकार अर्हता जितनी कम होगी उतना ही अच्छा होगा। उस सिद्धांत के आधार पर मैं किसी भी न्यूनीकरण को स्वीकार करूंगा, परंतु मैं निश्चय ही यह नहीं कहूंगा कि मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। 110 तब आप वयस्क मताधिकार को आदिम जनजातियों, जरायम पेशा और पर्वतीय जनजातियों पर भी लागू करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: जी हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। 111 क्या आप करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: जी हाँ। 112 क्या आप उन्हें वयस्क मताधिकार नहीं देना चाहेंगे और उनके लिए मनोनयन की व्यवस्था और स्वयं वयस्क मताधिकार लेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: मैं एक बात कहूँ, जरायम पेशा जातियों को वयस्क मताधिकार देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अपने व्यवसाय के कारण वे ऐसे लोग हैं कि अपने समुदाय के हितों में ही अधिक रुचि रखते हैं। वे उन साधनों के बारे में भी ज्यादा सोच विचार नहीं करते जिनके द्वारा वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, परंतु मेरे विचार में आदिम जनजातियों को मताधिकार देने में कोई हर्ज नहीं है। 113 क्या उन्हें मताधिकार दिया जाए या उनके हितों की रक्षा मनोनयन द्वारा की जाए? डॉक्टर अंबेडकर: किसी न किसी तरह उनकी रक्षा की जानी चाहिए। यह कैसे की जाए इसके पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति के पास यह समझने की बुद्धि है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। साक्षरता का इससे कोई सरोकार नहीं। कोई व्यक्ति अनपढ़ होने के बावजूद बहुत बुद्धिमान हो सकता है। 114 क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि इस पृथक प्रतिनिधित्व से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा? यह कहा जाता है कि सांप्रदायिक तनावों का कारण पृथक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचक मंडल है। क्या आपका ऐसा विचार है? डॉक्टर अंबेडकर: यदि मान भी लें कि इससे तनाव बढ़ेगा, परंतु फिर भी मेरे विचार में आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इससे तनाव उत्पन्न होता है, यह विवादास्पद है, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जबकि हमारा समाज जातियों और संप्रदाय में बंटा है। 115 क्या आप नहीं समझते कि तनाव का यही मुख्य कारण है? डॉक्टर अंबेडकर: मैं ऐसा नहीं समझता, परंतु मैं इतना कहूँगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण संप्रदायों के मुखिया समझौतों के लिए अपेक्षाकृत कम तैयार होते हैं। यह मेरा विचार है, किंतु मैं ऐसा नहीं सोचता कि इससे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मेरे ख्याल से इनका कोई और कारण है। 116 सैयद भराम मोहम्मद शाह: क्या आप ऐसा सुझाव नहीं देंगे कि सरकारी लोगों को हटाकर और सरकारी लोगों को मनोनीत किया जाए? डॉक्टर अंबेडकर: मैं मनोनयन नहीं चाहता। 117 मेजर एटली: क्या उद्योगों, कपड़ा मिलों आदि में दलित वर्गों के लोग काम कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर: सर्वत्र दलित वर्गों के सभी लोग श्रमिक हैं। 118 आप मेरी बात नहीं समझे, मैं उद्योगों की बात कर रहा हूं। दलित वर्गों के लोग अधिकांशतः गांवों में किन्हीं धंधों में लगे होते हैं, परंतु क्या दलित वर्गों की बड़ी संख्या उद्योगों में कार्यरत है? डॉक्टर अंबेडकर: उनकी संख्या बहुत अधिक है। 119 बंबई जैसे शहर में भी उनकी संख्या अधिक है क्या? डॉक्टर अंबेडकर: जी हाँ। 120 क्या वे यहाँ आने पर किसी सीमा तक अस्पृश्य नहीं रहते? डॉक्टर अंबेडकर: जी नहीं। मैं यह बता दूं कि दलित वर्ग के व्यक्ति को बुनाई विभाग में, जहां सबसे अधिक पैसा मिलता है, नहीं रखा जाता। उसे केवल कताई और अन्य विभागों में रखा जाता है। 121 क्यों? डॉक्टर अंबेडकर: अस्पृश्यता के कारण। 122 जब वह कहीं काम करता है तो सभी जातियों के लोगों के साथ ही काम करता है। डॉक्टर अंबेडकर: ऐसी बात नहीं है, विभागों में जातिगत भेदभाव होता है,
एक विभाग में काम करने वाले सभी लोग केवल दलित वर्गों के हैं और दूसरे विभाग में, उदाहरणार्थ बुनाई विभाग में, मुसलमान और सवर्ण हिंदू हैं। 123 क्या वे श्रमिक संघों में भी भाग लेते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, अब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया है। 124 दलित वर्गों से उच्च जातियों के लोगों के साथ। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 125 मैं आपसे यही जानता चाहता था, आपने दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व संख्या के आधार पर मांगा है। हमारे पास एक दूसरा आधार है जिसके बल पर दावे किए गए हैं, वह श्रम का आधार है। इस तरह अंतिविरोधी विभाजन होता है, क्योंकि जो व्यक्ति दलित है वह मजदूर भी हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा तो नहीं, पर वह आमतौर पर मजदूर है। 126 यह तो केवल शब्दों का खेल है, क्या मैंने ठीक कहा? मैं पूंजी और श्रम की बात कर रहा हूँ, उस श्रम की जो बड़े उद्योगों में है, साधारण असंगठित श्रम की नहीं। मैं संगठित श्रम की बात कर रहा हूँ। आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे? यदि आप एक ओर सामाजिक स्थिति के नाम पर प्रतिनिधित्व चाहते हैं और दूसरी ओर उद्योग के नाम पर, तो यह अंतर्विरोध होगा। आप इससे कैसे निपटेंगे? डॉक्टर अंबेडकर संगठित मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था होगी और दलित वर्ग के अधिकांश लोग श्रमिक हैं। 127 श्री हार्टस हॉर्नर डॉक्टर अंबेडकर मेरे विचार में आपने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आप वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं। आपने अपने ज्ञापन के पृष्ठ 41 पर कहा है कि सभा इससे संतुष्ट हो जाएगी कि यदि विधान परिषद के लिए उसी आधार पर मताधिकार निश्चित कर दिया जाए जिस आधार पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में ताल्लुका और स्थानीय बोर्डों के लिए है और प्रेसिडेंसी के शहरी क्षेत्रों के लिए 3 रुपए प्रतिमास किराया। क्या आपने राय बनाई है या आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि उस योग्यता के आधार पर मताधिकार की सीमा कितनी होगी? डॉक्टर अंबेडकर मैं यह बता दूं कि इस वक्तव्य के बारे में मैं भी संदेह में हूं। इसे मैं स्वीकार करता हूं। जो सूचना मैं छोटे शहरों में दलित वर्गों से एकत्र कर पाया हूं, उससे मुझे लगता है कि वर्तमान ताल्लुक स्थानीय मताधिकार के कारण दलित वर्गों के कुछ वोटरों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। 128 मैं इस बारे में इतना नहीं सोच रहा हूं। क्या आप बता सकेंगे कि यदि वर्तमान मापदंड के स्थान पर इस मापदंड को अपनाया जाए तो बम्बई प्रेसिडेंसी में मतदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी? डॉक्टर अंबेडकर मेरे विचार में मैं आपको इस बारे में निश्चित जानकारी नहीं दे सकता हूं। 129 क्या मैं उस सवाल पर फिर आ सकता हूं जो मेजर एटली ने आपसे पूछा था? मुझे पता चला है कि दलित वर्गों के लोग फैक्ट्रियों में अलग थलग होकर कर्म करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, अलग थलग होकर। 130 उनके अपने ही शेड और अपने ही विभाग होते हैं? डॉक्टर अंबेडकर उनके अपने विभाग हैं, परंतु शेड कोई नहीं। 131 जो भी हो, फैक्ट्री में उन्हें दूसरे मजदूरों से अलग रखा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर मैं इस बात को इस प्रकार कहूंगा कि कुछ विभागों में केवल दलित वर्गों के मजदूर काम करते हैं और कुछ विभाग ऐसे हैं जहां उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। 132 कुछ काम ऐसे हैं जो उन्हें नहीं करने दिए जाते। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, मिलों में। 133 मेरे विचार से आपने कहा कि उन्हें बुनाई विभाग में नहीं जाने दिया जाता। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 134 यदि वे उसी श्रमिक संघ के सदस्य बन जाते हैं तो क्या बुनाई विभाग के मजदूर उन्हें लेने से इनकार कर देंगे? डॉक्टर अंबेडकर वे उन्हें नहीं आने देंगे। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। हाल ही में बम्बई की हड़ताल में मैंने यह मामला बड़े जोर शोर से उठाया था। मैंने श्रमिक संघ के सदस्यों से कहा कि यदि आप दलित वर्गों के लोगों के सभी विभागों में काम करने के अधिकार को नहीं मानते हैं तो मैं उनसे हड़ताल से नाता तोड़ देने के लिए कहूँगा। बाद में वे काफी आनाकानी के बाद इसे अपनी मांगों में शामिल करने के लिए तैयार हो गए और जब उन्होंने इस मांग को मिल मालिकों के सामने रखा
तो मिल मालिकों ने उन्हें ठीक ही धमकाया और कहा कि यदि यह अन्याय है तो निश्चित रूप से वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। 135 क्या यह सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि मालिक सस्ते मजदूर चाहते हैं और आर्थिक कारणों से केवल दलित वर्गों के मजदूरों को ही कुछ विभागों में रखना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, यह अस्पृश्यता है। 136 क्या इस स्थिति में ऐसा हो सकता है? अच्छा वेतन पाने वाले भारतीय अपने विभाग में अस्पृश्यों को न आने देना चाहते हों, इस आशंका से कि उनकी सस्ती मजदूरी के कारण उनके विभाग में भी मजदूरी कम न कर दी जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, मजदूरी के आधार पर भेदभाव नहीं है। 137 क्या मजदूरी का इससे कोई सरोकार नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल नहीं। 138 क्या यह केवल अस्पृश्यता का ही प्रश्न है? डॉक्टर अंबेडकर जी हां। 139 श्री कैडोगन वे श्रमिक संघों के सदस्य बन सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हां। 140 श्री प्रेमचंद क्या मुझे आप उन वर्गों की निश्चित परिभाषा बता सकते हैं जो मतदाताओं के विशेष रजिस्टर में दलित वर्गों के रूप में दर्ज होंगे? डॉक्टर अंबेडकर जिन जातियों के स्पर्श मात्र से लोग अपवित्र हो जाते हैं। 141 क्या यह सिद्धांत न्याय संगत है कि जो जाति जितनी ही नीची स्थिति में होगी उसको अन्य जातियों की अपेक्षा चुनाव में उतना ही अधिक लाभ मिलना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर जी हां। 142 यदि सभी अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त सीटें दे दी जाएं, तो फिर बहुमत किसका होगा? डॉक्टर अंबेडकर यदि अल्पसंख्यक एकजुट होकर बहुमत में आ जाते हैं तो फिर बहुमत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अल्पसंख्यकों में भी वर्गभेद होंगे। मैं बता सकता हूं कि बंबई प्रेसिडेंसी में मुसलमान भी दो वर्गों में बंटे हैं, एक पूंजीपतियों का पक्षधर है, दूसरा श्रमिकों का। 143 क्या यह सच नहीं है कि जिन लोगों की राजनीतिक सोच नहीं है या जिन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं मिला है उन्हें पेशेवर नेता प्रायः बरगला देते हैं? डॉक्टर अंबेडकर मुझे पता नहीं, मैं कभी पेशेवर राजनेता नहीं रहा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। 144 क्या समाज के अशिक्षित वर्ग के एक बड़े भाग को मताधिकार देने में कोई खतरा नहीं है और क्या इसका दुरुपयोग होने की संभावना नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। 145 क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दलित वर्गों के लोगों को अपने वर्तमान स्कूलों और कॉलेजों में प्रांत के राजस्व पर प्रभाव की आवश्यकता के बिना दाखिला कराना क्यों संभव नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में उनकी घोर उपेक्षा हो रही है। 146 दलित वर्गों के लोगों को प्रांत के राजस्व पर प्रभार की आवश्यकता के बिना स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल कराया जाना क्यों संभव नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर आप इसका कारण उन लोगों से पूछें जो इनकार करते हैं। 147 किससे इनकार करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर उनको दाखिला देने से। 148 स्कूलों और कॉलेजों में? डॉक्टर अंबेडकर जी हां। 149 क्या आपको पता है कि बंबई नगर पालिका ने अब एक नियम बना दिया है? डॉक्टर अंबेडकर और आपको पता होगा कि बंबई में इसके विरुद्ध सभा हुई थी। 150 किसी वर्ग द्वारा विरोध हो सकता है परंतु नगर पालिका ने वे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर देखते हैं कि अगले चुनाव में इस पर कहां तक टिकते हैं। 151 परंतु उन्होंने ऐसा कर दिया है, क्या आप जानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हां। 152 चेयरमैन क्या हम जान सकते हैं कि वह कौन सी विरोध सभा है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है? डॉक्टर अंबेडकर स्थिति इस प्रकार है, अब तक बंबई शहर में बंबई नगर पालिका के दलित वर्गों के लिए अलग स्कूल थे
अब अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना के अंतर्गत मितव्ययता के उपाय के रूप में नगरपालिका स्कूलों की संख्या सीमित करने और दलित वर्गों के इधर उधर बिखरे बच्चों को सवर्ण हिंदुओं के स्कूलों में भर्ती कराने के लिए बाध्य हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पानी और अन्य सुविधाओं के लिए कुछ करना स्वाभाविक है। प्रश्न यह उठा कि क्या पीने के पानी की अलग व्यवस्था की जाए या अस्पृश्यों के लिए सवर्ण हिंदुओं से अलग बर्तन हो। पालिका ने यह कहते हुए एक संकल्प पारित किया कि हम अपने स्कूलों में अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दे सकते और उन्होंने परिपत्र जारी कर दिया कि उनके स्कूलों में पीने के लिए अलग बर्तन नहीं होने चाहिए। यह विरोध सभा बम्बई के एक महत्वपूर्ण हिंदू नेता के सभापतित्व में हुई थी, जो वहां पर की जा रही थी, क्योंकि उसमें इस बात पर विरोध प्रकट किया गया था कि उस प्रकार की समान व्यवस्था हिंदू धर्म के विरुद्ध है। 153 श्री प्रेमचंद, क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद की मिलों के बुनाई विभागों में दलित वर्गों के लोग कार्य कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मुझे इसका पता नहीं। 154 मैं आपको बता सकता हूं कि वे वहां पर हैं। डॉक्टर अंबेडकर, यहाँ फिर मैं यह बताना चाहूँगा कि शायद वहाँ केवल दलित वर्गों के ही लोग कार्यरत हैं। मैं उस स्थिति को समझ सकता हूँ जिसमें उदाहरणार्थ कई करघे केवल दलित वर्गों के लोगों के लिए ही निश्चित कर दिए गए होंगे। आजकल कई मिलों में यह प्रस्ताव है कि दलित वर्गों के मजदूरों को ही पूरा बुनाई विभाग सौंप दिया जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हीं में से कुछ दलित वर्ग के लोग हों और कुछ सवर्ण हिंदू हों। 155 कठिनाई दोनों को एक साथ रखने में है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 156 माननीय हरिसिंह गौड़, संवैधानिक सुधार की सामान्य योजना के बारे में आपके संस्थान का क्या विचार है? इस विषय पर आपने कोई मत बनाया है या नहीं? डॉक्टर अंबेडकर, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ, दलित वर्गों की संवैधानिक प्रश्नों में कोई विशेष रुचि नहीं है। सरकार कोई भी हो, वे गारंटी और संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। इसलिए मेरे विचार से उनका सरकार की किसी भी प्रणाली के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं है, चाहे वह प्रांतीय सरकार हो अथवा केंद्रीय। परंतु दलित वर्गों का एक सदस्य होने के नाते मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं, भले ही मेरे विचार दलित वर्गों के विचारों से मेल न खाते हों। इसीलिए मेरे ज्ञापन में संविधान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 157 मुझे इसका पता है और इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा कि आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जहां तक प्रांतीय सरकार का प्रश्न है, मैं प्रांतीय स्वायत्तता के पक्ष में हूं। 158 सशर्त अथवा बिना शर्त। डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार में विधि और व्यवस्था के हस्तांतरण में कुछ रक्षोपाय होने चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं विधि और व्यवस्था के हस्तांतरण पर आपत्ति करता हूं, मैं हस्तांतरण के पक्ष में हूं। फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ रक्षोपाय होने चाहिए। ये रक्षोपाय कैसे होने चाहिए, उनके बारे में निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, परंतु उस संबंध में कुछ रक्षोपाय अवश्य होने चाहिए। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता के पक्ष में हूं। 159 केंद्र सरकार के बारे में आपके क्या विचार हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार में वहां पर द्वैध शासन होना चाहिए। 160 क्या आप वयस्क पुरुष और महिला मताधिकार के पक्ष में हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 161 क्या आप इसे व्यावहारिक समझते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, बिल्कुल व्यावहारिक। 162 क्या आप समझते हैं कि लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना आ गई है कि वे अपने इस राजनीतिक मताधिकार का उपयोग अपने समुदाय के लाभ के लिए कर सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, केवल दलित वर्गों के बारे में मैं जोर देकर कहता हूं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अस्पृश्यता का कलंक उनको पल पल सताता है और यह सोचते हुए कि राजनीतिक शक्ति ही उनके लिए संकटमोचक है। मैं पूरी शक्ति से इस बात को कह सकता हूं कि दलित वर्ग का मतदाता बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से मत देगा।
163 क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि अन्य देशों की तरह यहाँ भी जो लोग कर नहीं देते हैं, उन्हें राजनीतिक अस्तित्व तथा शक्ति सौंपे जाने से उन लोगों का शोषण नहीं होगा जो पहले ही भारी करों से दबे हैं? डॉक्टर अंबेडकर मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। 164 आपको करदाता वर्ग के शोषण में कोई गलती नजर नहीं आती। क्या यह आपका ही विचार है या उस संगठन का भी जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर यह मेरी अपनी राय है। संगठन ने यहाँ इस बारे में कुछ नहीं कहा है। 165 क्या आप सोचते हैं कि आयोग के समक्ष यह विचार प्रस्तुत करके आप अपने संगठन की आम राय प्रकट कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर मैं सोचता हूं कि यह सभी गरीब तबकों का विचार होगा। 167 श्री हरिसिंह गौड़ चेयरमैन के एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि दलित वर्गों को हिंदू समुदाय से भिन्न एक विशिष्ट समुदाय माना जाए। क्या आप यह केवल चुनाव के प्रयोजनों के लिए चाहते हैं या सभी प्रयोजनों के लिए? डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में वे सभी प्रयोजनों के लिए विशिष्ट हैं। 168 क्या आप दलितों को वास्तविक हिंदू कहेंगे? डॉक्टर अंबेडकर नामों के बारे में मैं इतनी परवाह नहीं करता। जब तक मैं हिंदू समुदाय से बाहर हूं तो मैं अपने आप को हिंदू कहूं या गैर हिंदू कहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? 170 दुनिया में इससे पूरा फर्क पड़ता है। यदि आप हिंदू धर्म से बाहर हैं तो आप पर हिंदू कानून लागू नहीं होंगे। उदाहरणार्थ, आप 1923 के अधिनियम 30 के तहत विवाह नहीं कर सकते, जिसने जहां तक विवाह संबंधी कानून का प्रश्न है, एक हिंदू और एक महार तथा स्पृश्य और अस्पृश्य के बीच सभी जातिगत भेद पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यदि आप उस समुदाय से बाहर जाते हैं, उस सामाजिक व्यवस्था के बाहर जाते हैं और अपने आप को गैर हिंदू कहते हैं, तो आप हिंदू कानून की सीमा से बाहर होंगे। डॉक्टर अंबेडकर हो सकता है। 171 तब आप किस कानून के तहत आएंगे? डॉक्टर अंबेडकर हम पर हिंदू कानून लागू होता है, जैसे खोजाओं पर जो मुसलमान हैं, परंतु जहां तक संपत्ति का संबंध है वे हिंदू कानून की सीमा में रहना चाहते हैं। 172 और आप 1923 के अधिनियम 30 के अंतर्गत हैं। आप हिंदू कानूनों के अंतर्गत हैं। डॉक्टर अंबेडकर मैं नहीं कह सकता कि शादी के बारे में दलित वर्गों का क्या विचार है। 173 अब क्या आप अपने ज्ञापन पर आएंगे? आपने पृष्ठ 39 पर क्या कहा है और आपने मेरे मित्र कीका भाई के प्रश्न के उत्तर में दोहराया है कि समुदाय की स्थिति का अर्थ है कि उसे सामाजिक संघर्ष में उसके आत्मरक्षा का अधिकार हो। यह अधिकार स्पष्टतः उस समाज की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ठीक है। 174 उस सिद्धांत का प्रतिफल है कि जिस समुदाय की स्थिति जितनी नीची है उसको अन्य समुदायों की अपेक्षा उतना ही अधिक चुनाव संबंधी लाभ मिलना चाहिए। क्या आप इस अंतिम वाक्य को पिछले दो वाक्यों का युक्तिसंगत निष्कर्ष समझते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 175 आप इसे युक्तिसंगत निष्कर्ष मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, बिल्कुल। 176 मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो आपने कहा था कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग के अतिरिक्त सभा महसूस करती है कि इसे देश के संविधान में खंडों के समावेश की मांग भी करनी चाहिए। खंडों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जैसे प्रत्येक दलित वर्ग को यह अधिकार हो कि उनमें से ही एक विशेष पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 177 क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि संसद के अधिनियम में इस आशय का एक खंड होना चाहिए कि भारत में दलित वर्गों का उनमें से ही प्रत्येक जिले में एक पुलिस इंस्पेक्टर होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर मैं इसमें कुछ विचित्रता नहीं पाता। 178 मान लीजिए यदि सभी समुदायों के बारे में एक उस आशय का प्रावधान कर दिया जाए,
क्योंकि यदि आपको कतिपय संवैधानिक गारंटी मिल जाती है तो इसका अर्थ यही होगा कि दूसरे समुदायों का भी वैसा ही अधिकार मिले, तो आप सभी सरकारी पदों को और अन्य चीजों को विभिन्न समुदायों में वितरित कर देंगे। और क्या आप भारत के लिए ऐसा ही संविधान चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मैं यह नहीं जानता, मैं तो केवल दलित वर्गों के लिए बोल रहा हूँ। क्या मैं एक बात स्पष्ट कर दूं? 179, क्या मैं अपना वाक्य पूरा कर लूं? यह एक ऐसी बात है जिसके परिणामस्वरूप आपके दिमाग में कोई आशंका नहीं उठती। डॉक्टर अंबेडकर, इसके पहले कि आप कुछ और कहें, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे विचार में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमें एक ऐसे समुदाय को जिसके लोगों की संख्या कम है, राजनीतिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक रूप से एक अल्पसंख्यक समुदाय मान लेना चाहिए। एक ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय जिसे सताया जाता है अथवा जिसको बहुसंख्यकों द्वारा अधिकारों से वंचित रखा जाता है, वह ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय होगा जिसे राजनीतिक प्रयोजनों के योग्य माना जाएगा। 180 अन्य देशों में जहां पर ऐसे अल्पसंख्यक हैं, वहां प्रावधान किए गए हैं। कभी कभी वहां अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए एक मंत्री होता है। क्या आपने इस बारे में सोचा? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 181, मान लिया हम आपको संरक्षण देते हैं, यह किसी भी प्रकार का हो सकता है। और अगर मैं यह कहूं कि डॉक्टर अंबेडकर, आपकी बात काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, मैंने देखा है कि शांति के बाद विभिन्न यूरोपीय देशों में, जिनमें अधिकांश स्लावोनिक राष्ट्र भी शामिल हैं, जो नए संविधान बनाए गए हैं, उनमें यह सिद्धांत बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। मैंने इस विषय पर कुछ विशेष ध्यान दिया है। 182, लॉर्ड बर्नहेम, क्या उस सिद्धांत पर अमल हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर, और उसे संविधान का अंग बना दिया गया है। 183, क्या व्यवहार में उस पर अमल भी हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर, व्यवहार में अमल हुआ है, और खास बात यह है कि यदि अल्पसंख्यक यह अनुभव करें कि गारंटी पूरी नहीं की गई है, तो उन्हें लीग ऑफ नेशंस में अपील करने का अधिकार है। 186, मेरी सिद्धांत से कोई लड़ाई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, और मैं यह कह दूं कि स्वरूप के बारे में मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं है। 187, आपने जो योजना बताई है, उसे यदि इस देश के संविधान में शामिल कर लिया लाए, तो इससे एक स्थायी वर्ग संघर्ष नहीं छिड़ जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, हो सकता है, पर वह बहुसंख्यकों के रवैये पर निर्भर होगा। 188, एक दूरदर्शी राजनेता के रूप में आप इसके लिए आग्रह नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर, वास्तव में ये सब प्रावधान, यद्यपि मैं उन पर आग्रह करता हूँ, अस्थायी होंगे। मैं सोचता भी हूँ और इसकी इच्छा भी रखता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा जब भारत अखंड होगा, और मैं समझता हूँ कि उस समय ये सब बातें जरूरी नहीं होंगी, परंतु यह अल्पसंख्यकों के प्रति बहुसंख्यकों के दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। 198, अभी आपने एक मुकदमे का जिक्र किया जिसमें आपने दलित वर्ग के एक ऐसे सदस्य की पैरवी की जो सामाजिक बहिष्कार के डर से खिड़की के बाहर खड़ा रहा। वह कौन सा जिला था? डॉक्टर अंबेडकर, खानदेश जिला। 199, सामान्य मजिस्ट्रेट की अदालत। डॉक्टर अंबेडकर, वृत्तिभोगी मजिस्ट्रेट की अदालत। 200, मजिस्ट्रेट की जाति क्या थी? डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू। 201, उसने अभियुक्त के अदालत में आने पर आपत्ति नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर, जी नहीं, मैंने कहा कि अभियुक्त स्वयं अंदर नहीं आया। 202, अभियुक्त हिंदुओं के पिछले कारनामों से डरा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 203, सवर्ण हिंदुओं द्वारा किए गए दमन के कारण दलित वर्गों में यह डर घर कर गया है कि यदि वे उन सीमित अधिकारों को जो सवर्ण हिंदुओं ने उन्हें दिए हैं लांघ देंगे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 204, माननीय हरिसिंह गौड़। डॉक्टर अंबेडकर,
शायद आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए और दलित वर्गों की सभी असुविधाओं को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ। 205 मैं स्वीकार करता हूं कि सुधार आपकी इच्छा और कल्पनाओं के अनुरूप नहीं है, परंतु साथ ही हमें मानना पड़ेगा कि यह भावना बढ़ती जा रही है कि उन सभी अवरोधों को तोड़कर जो सवर्ण और असवर्ण हिंदुओं के बीच खड़े हैं, एक संगठित हिंदू समाज बनाया जाए। आप ऐसा मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, हाँ, मंचों से ऐसे भाषण होते हैं। 206 कुछ ठोस कार्य हुए हैं? डॉक्टर अंबेडकर, बंबई प्रेसिडेंसी में जहां मैं रहता हूं, वहां के बारे में तो मुझे आपकी बात स्वीकार करने में संकोच है। 207 इसलिए मैं आपको उदाहरण दूंगा। हर साल जहां भी सवर्ण और गैर सवर्ण जातियां हैं, हिंदू वर्ष में एक बार सहभोज की व्यवस्था करते हैं, तब वे सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं ताकि एक जाति के लोग दूसरी जाति से घुल मिल सकें। डॉक्टर अंबेडकर, इस प्रेसिडेंसी में ऐसी किसी बात का मुझे पता नहीं है। 208 मैं ऐसे कई अवसरों में शामिल हुआ हूं। डॉक्टर अंबेडकर, इसी प्रेसिडेंसी में? माननीय हरिसिंह गौड, नहीं, नागपुर में। 209 यहां ऐसा नहीं होता। डॉक्टर अंबेडकर जी, नहीं। 210 परंतु आप मानते हैं कि यह बात मानी जाने लगी है कि दमन और अस्पृश्यता समाप्त होने चाहिए और इस संबंध में किए गए प्रत्येक प्रयास पर सवर्ण हिंदू और विशेष रूप से सुधारक वर्ग सहानुभूति पूर्वक विचार करता है। डॉक्टर अंबेडकर, मुझे फिर भी इसका उत्तर देने में संकोच है। 211 चेयरमैन, इस साक्षी के विचार जानने के लिए क्या आप मेरे 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे? माननीय हरिसिंह गौड़ जी, हाँ, निस्संदेह। चेयरमैन, इसके लिए श्री राजा कई तरह से सर्वोत्तम व्यक्ति होंगे, परंतु मैं चाहता हूं कि आप हमें अपने विचार बताएं। बंबई प्रेसिडेंसी की 20 साल पहले से तुलना करें। आप यहाँ पर कितने साल से हैं? डॉक्टर अंबेडकर, 5 या 6 साल से। 212 वैसे वास्तव में बहुत पहले से ही आप केवल अपने ही समुदाय में रुचि लेते रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ। 213 आप 20 साल पहले की स्थिति पर दृष्टिपात करें और फिर अपना विचार बताएं। डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ। 214 मैं 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जहां तक हिंदुओं के मंदिरों में दलित वर्गों के प्रवेश का संबंध है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह तो केवल धार्मिक व्यवहार और उपदेश का मामला है। मैं इसकी आलोचना नहीं करता, परंतु कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर जी, नहीं, इस संबंध में कोई अंतर नहीं हुआ है। 215 मैं इस प्रेसिडेंसी की 2 या 3 निश्चित बातें जानना चाहता हूं। जिलों में आपने हमें बताया है कि दलित वर्ग जो अस्पृश्य हैं, अपनी अलग जगहों पर रहते हैं। निश्चय ही हमने इसे कई बार देखा है। यदि कोई हिंदू गांव है तो वे उसके एक कोने में रहते हैं और कभी कभी अपनी ही बस्ती में रहते हैं। जहां तक उनके आम जातियों के बीच रहने का सवाल है, क्या पिछले 20 वर्षों में कोई परिवर्तन हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर, कोई परिवर्तन नहीं। 216 हमने कुछ दिन पहले कुछ गांवों को देखा। हमें पता चला कि वे नदी से पानी ले सकते हैं, परंतु ऐसे भी दूसरे गांव हैं जो कुओं पर निर्भर हैं। वे नदी के एक निश्चित भाग से ही पानी, डॉक्टर अंबेडकर, नदियों के मामले में भी ले सकते हैं। उनके लिए भी नदी का एक भाग निश्चित कर दिया जाता है। 217 आप यह कहना चाहते हैं कि दलित वर्गों के लोग ऐसे स्थानों से पानी लेंगे जो सवर्ण जातियों के पानी लेने के स्थानों से नीचे की ओर हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ। 218 अब हम उन गांवों के मामलों को लेते हैं जो कुओं पर निर्भर हैं। यह आम बात है? डॉक्टर अंबेडकर, हाँ, यह आम बात है।
219 मैं यह जानना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएंगे कि क्या इस संबंध में पिछले 20 वर्षों में कोई सुधार हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं। 220 आपका ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि इस विषय पर संकल्प पारित किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर हाँ, केवल संकल्प। 221 बताया गया है कि किसी समय अस्पृश्यता इतनी बढ़ गई थी कि उनके छूने से तो क्या कभी कभी उनकी छाया पड़ने से भी सवर्ण हिंदू अपवित्र हो जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 222 क्या इस संबंध में कोई सुधार हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर इस संबंध में कुछ सुधार हुआ है। 223 मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई। 20 वर्ष पूर्व यदि कोई स्वर्ण हिंदू किसी अस्पृश्य के निकट संपर्क में आता था तो वह अपने आप को शुद्ध करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझता था, परंतु अब ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 224 अब सचमुच यदि 20 वर्ष पहले से तुलना की जाए तो मैं सोचता हूँ कि दलित वर्गों के कुछ लोग व्यावसायिक दृष्टि से काफी ऊंचे उठ गए हैं। 20 साल पूर्व क्या कोई दलित बंबई में वकालत कर सकता था। डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं। 225 इस समय दलित वर्गों के कितने लोग वकालत कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ। 226 मेरे विचार में हमें कल बताया गया था कि सरदारों और इनामदारों की मतदाता सूची में दलित वर्गों के 2 सदस्य हैं। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक है। उसकी स्थिति भिन्न है। उसे पेशवाओं ने रणक्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए जागीर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने उसे यह पट्टा नहीं दिया। 227 हम देखते हैं कि भारत में शहरों और गांवों के बीच बसें चल रही हैं तथा इनमें दलित वर्गों के लोग चढ़ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर गांवों में नहीं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां दलित वर्गों के लोगों को इनमें नहीं चढ़ने दिया जाता है। 228 उन्हें कौन रोकता है। डॉक्टर अंबेडकर ड्राइवर उन्हें नहीं चढ़ाता। 229 ड्राइवर तो उसी को चढ़ाएगा जो पैसा देगा। वह उन्हें क्यों नहीं चढ़ाता। डॉक्टर अंबेडकर क्योंकि यदि वह उन्हें चढ़ाता है तो और सवारियां नहीं आएंगी। उदाहरण के लिए नाई मेरी हजामत नहीं बनाएगा, भले ही मैं उसे 1 रुपया दूं। 230 राव साहेब पाटिल यह कानून है कि यदि ड्राइवर किसी सवारी को नहीं चढ़ाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर वे यह कहकर बच जाते हैं कि सभी सीटें भर गई हैं। 231 क्या इस मामले में कोई सुधार हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर हाँ, सुधार हो रहा है। फिर भी ऐसे अनेक मामले हैं जहां दलित वर्गों को इन बसों में नहीं चढ़ने दिया जाता। 232 अब हम दलित वर्गों के उन लोगों के मामले को लेते हैं जो बंबई की मिलों में काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ ट्रामों में जाते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि उन्हें ट्रामों में यात्रा नहीं करने दी जाती है। डॉक्टर अंबेडकर 2 साल पहले एक ऐसा मामला हुआ था जब एक भंगी को ट्राम में नहीं चढ़ने दिया गया। 233 जब आप 2 साल पहले की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यह केवल अपवाद है, कोई नियम नहीं। डॉक्टर अंबेडकर उदाहरणार्थ मैंने देखा है कि जब मैं BBNCI रेलवे से सफर करता था तो मैंने ऐसे सैकड़ों मामले देखे जब यात्री दलितों को डिब्बों में घुसने से रोकते थे। 234 माननीय हरिसिंह गौड़ आपने एक भंगी का मामला उठाया। क्या आपको विश्वास है कि क्योंकि वह ढंग से कपड़े नहीं पहने था इसलिए उसे ट्राम में नहीं चढ़ने दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर मुझे इसका पता नहीं। 235 जब एक आदमी ट्राम में चढ़ता है तो उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती, उससे केवल यह पूछते हैं कि भाड़ा दिया या नहीं। क्या ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर परंतु लोग उसे आसानी से पहचान सकते हैं। 236 यह उसके कपड़ों की वजह से।
डॉक्टर अंबेडकर, परंतु जब यह पता चल जाए कि कोई व्यक्ति दलित वर्ग का है तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। 237 जाति के प्रश्न के अलावा पहनावे का भी सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, लेकिन कुछ दलित बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। 238 बंबई प्रेसिडेंसी में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग दलित वर्गों की छाया से भी अपवित्र हो जाते हों। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, परंतु कोंकण और काठियावाड़ के कुछ भागों में अभी भी ऐसा ही होता है। 239 यह कम हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 240 जहां तक अहमदाबाद में अंबालाल सरलाल स्कूल का संबंध है, क्या उनकी बहन ने वह स्कूल दलित वर्गों के लिए नहीं चलाया है? डॉक्टर अंबेडकर, वही एक अपवाद है। 241 क्या स्कूल सरकारी खर्च से दलितों के लिए नहीं चलाया जा रहा है? डॉक्टर अंबेडकर, इसका मुझे पता नहीं, परंतु मैं जानता हूं कि वह महिला दलित वर्गों के उत्थान में रुचि ले रही है। 242 मैं समझता हूं यह एक अपवाद है। डॉक्टर अंबेडकर, हाँ, यह बिल्कुल अपवाद है। 243 डॉक्टर सुहरावर्दी, सामाजिक बहिष्कार और अत्याचारों की घटनाओं को जिनका आपने अभी जिक्र किया है, क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि आम चुनाव में आपके समुदाय के लोगों को डरा धमका कर मतदान केंद्रों से भगा दिया जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, ऐसा हो सकता है। 244 एक आशंका यह भी है कि उच्च जाति के हिंदू वहां मतदान के लिए आए ही नहीं जहां दलित वर्ग के लोग वोट डालें। डॉक्टर अंबेडकर, ऐसा संभव है। यह कहना मुश्किल है कि क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ मामले हैं जहां जिला बोर्डों में सवर्ण हिंदू सभा से चले गए क्योंकि दलित वर्गों के लोग मेज कुर्सियों पर बैठने की मांग कर रहे थे। 245 इन हालातों में क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि यह बेहतर होगा कि आप पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करें, क्योंकि इसका अर्थ भी पृथक निर्वाचक मंडल ही होगा, भले ही आप सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में सीटें आरक्षित करा लें। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 246 राव बहादुर राजा, मेरे मित्र माननीय हरिसिंह गौड़ ने दलित वर्गों के पहनावे के बारे में जो प्रश्न पूछा उसके संदर्भ में क्या नाई ने आपकी हजामत बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि आप ठीक ठाक कपड़े नहीं पहने थे? डॉक्टर अंबेडकर, नहीं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं दलित वर्ग से संबंधित हूँ। 247 उन कपड़ों के कारण नहीं जो आपने पहने हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर, जी नहीं। 248 एक अन्य सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या गांव के किसी दलित वर्ग के व्यक्ति के लिए बस मालिक के खिलाफ मुकदमा दायर करना आसान काम है क्योंकि उसने उसे बस में नहीं चढ़ाया था? डॉक्टर अंबेडकर, यह संभव नहीं। 249 मैं समझता हूं कि आप दलितों के उत्थान में बहुत रुचि ले रहे हैं। इस प्रचार कार्य में उच्च जातियों के लोगों की सहायता के संबंध में आपका क्या अनुभव है? क्या वे आपकी इसलिए सहायता करते हैं कि वे दलित वर्गों के लिए अधिक सफाई आदि की आवश्यकता पर बल देना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, दुर्भाग्य से इस मामले में मेरा अनुभव बहुत कटु है। दलित वर्गों को उनकी कतिपय अस्वच्छ आदतों के कारण पास नहीं फटकने दिया जाता। यही इल्जाम ऊंची जातियों के लोग लगाते हैं। कहा जाता है कि दलित वर्गों के लोग मृत पशुओं का मांस खाते हैं और वे साफ सुथरे नहीं रहते। पिछले 2 वर्षों में इस प्रेसिडेंसी में मैंने दलित वर्गों को साफ सुथरा रहने और गंदी आदतों को छोड़ने हेतु उन्हें राजी करने के लिए एक अभियान आरंभ किया। यह मेरा दुर्भाग्य था कि सारे सवर्ण हिंदू मेरे विरुद्ध हो गए, जबकि ऐसे मामले में मैं उनसे पूरे सहयोग की उम्मीद कर रहा था। परंतु जब मैंने उनके विरोध का आधार जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वे चाहते हैं कि दलित वर्गों के लोग गंदे कामों में लगे रहें, क्योंकि यदि वे इन गंदी आदतों को छोड़ देंगे तो वे अपनी सामाजिक हैसियत का अतिक्रमण करेंगे और ऊंची जातियों के प्रतिद्वंद्वी बन जाएंगे।
उदाहरण के लिए कोलाबा और रत्नागिरी जिलों में पूरे महार समुदाय ने मृत पशुओं का मांस खाना छोड़ दिया, परंतु उन पर किए जा रहे अत्याचार और सामाजिक दमन अकथनीय हैं। उनका पूर्ण सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया गया है। जिस जमीन पर वे वर्षों से खेती कर रहे थे, वह सवर्ण हिंदू जमींदारों ने उनसे छीन ली है। उन पर सामाजिक और आर्थिक हर प्रकार का दबाव डाला जाता है ताकि वे पहले की तरह अपनी गंदी आदतों को बनाए रखें। अधिकारी लोग, जो सभी सवर्ण हिंदू जातियों के हैं, दलित वर्गों को कोई संरक्षण नहीं देते। इससे दलित वर्गों की दशा वास्तव में दयनीय हो गई है, और यह सब इसलिए हुआ कि वे अपनी पुरानी गंदी आदतों को छोड़ना चाहते थे। मैंने पाया कि ऊंची जातियों के लोग मेरे साथ सहयोग करने के बजाय मेरे विरुद्ध हो गए और कहने लगे कि दलित वर्गों की ये बुरी आदतें उनकी हीन भावना की परिचायक हैं और उनकी ये बुरी आदतें बनी रहनी चाहिए। 250 कुछ दिन पहले एक साक्षी ने बताया कि स्वच्छता बोर्डों में दलित वर्गों का एक भी सदस्य नहीं है। यदि ऊंची जातियों के बारे में आपने जो कहा है वह सही है, तो क्या दलित वर्गों के लोगों को इन बोर्डों में रखने से कोई लाभ होगा? डॉक्टर अंबेडकर, मेरा कहना है कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में होना चाहिए। 251 आपने अभी बताया कि इस प्रेसिडेंसी की अदालतों में दलित वर्गों के गवाह पहुंच नहीं सकते हैं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। क्या आपके कहने का अभिप्राय है कि दलित वर्गों के लोगों को कुछ अदालतों में घुसने नहीं दिया जाता? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, 252 और मैं समझता हूँ कि आपने यही कहा था कि वह व्यक्ति अदालत में घुसने का साहस नहीं जुटा सका। यही बात है ना? डॉक्टर अंबेडकर, तथ्य यह है कि सवर्ण लोग दलित वर्गों को हे दृष्टि से देखते हैं। दलित वर्गों का समाज में एक निर्धारित स्थान है। यदि वे अदालत में जाते हैं तो अपने उस निर्धारित स्थान से बाहर आने की कोशिश करते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो सवर्ण लोग उन्हें तंग करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक सीमा को लांघता है तो सवर्ण लोग उसे परेशान करते हैं। उस मामले में उसे जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह थोड़ी देर के लिए था और उसे मालूम था कि मुकदमा समाप्त होते ही उसका वह संरक्षण भी समाप्त हो जाएगा। 253 यदि आप वहां नहीं होते और वह अदालत में घुसने की कोशिश करता तो उसके साथ क्या व्यवहार होता? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार में यदि मैं बंबई के किसी मंदिर में जाने की कोशिश करता तो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता। 254 क्या आप हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि दलित वर्गों के लोगों को किस प्रकार की चिकित्सा सहायता मिल रही है? डॉक्टर अंबेडकर, डिस्पेंसरियों में उनका प्रवेश वर्जित है जब तक कि मामला बहुत गंभीर न हो। जैसे डिस्पेंसरी में यदि दलित वर्गों के लोगों को प्रवेश न करने देने की बात उच्चाधिकारियों तक पहुंच जाएगी। दलित वर्गों के लोगों को डिस्पेंसरियों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। 255 चेयरमैन, मेरे विचार से आप छोटे शहरों की डिस्पेंसरियों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, सरकारी डिस्पेंसरियों की। 256 ये डिस्पेंसरियां चिकित्सा प्रशासन मंत्री के विभाग में हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 257 मेरे विचार से मंत्री के आदेश हैं कि ये डिस्पेंसरियां हरेक के लिए खुली हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 258 परंतु आप कहते हैं कि छोटे शहरों में ऐसी स्थिति नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, जी नहीं। डॉक्टर सोलंकी, रूढ़िवादी हिंदू चिकित्सक सदा दलित वर्ग के मरीज को देखने पर आपत्ति करते हैं। गुजरात में ऐसे उदाहरण हैं कि चिकित्सा न मिलने के कारण लोग मर गए। मुझे ऐसी अनेक घटनाएं पता हैं जिनमें डॉक्टरों ने निमोनिया से पीड़ित मरीज को छूने से इनकार कर दिया। डॉक्टर थर्मामीटर को पकड़ा देते हैं जो उसे थामना तक नहीं जानता। मुसलमान थर्मामीटर मरीज को पकड़ा देता है, यह सत्य है और ऐसा हुआ है। 259 महत्वपूर्ण बात यह है
और मैं इसे फिर कहता हूं कि हमें वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। ऐसी बातें यदा कदा होती होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह किसी एक विशेष डॉक्टर की आपत्ति के कारण अपवाद स्वरूप होती हैं या आपके विचार में ऐसी बातें हर रोज होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो डॉक्टर रूढ़िवादी हैं, वे ऐसा करते हैं। 260 इस बारे में कठिनाई यह है कि जो डॉक्टर एतराज करते हैं वे अपने धार्मिक विचारों के कारण करते हैं। डॉक्टर सालंकी, जी हाँ। 261 राव बहादुर राजा, क्या ये तथ्य संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाए गए हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 262 उन्होंने क्या कार्यवाही की? डॉक्टर अंबेडकर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह यह था कि बेहतर होगा कि हम समझाने बुझाने की नीति अपनाएं। उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे। चेयरमैन राव बहादुर, क्या आप हमारे लिए भी ऐसा करेंगे? हमने इसके विभिन्न पहलुओं को सुना है और मैं तथ्य जानना चाहता हूं। इस प्रांत में साधारण सरकारी स्कूलों में दलित वर्गों के बच्चों की स्थिति क्या है? क्या आप मेरे लिए साक्षी से यह बात पूछेंगे? 263 राव बहादुर राजा, क्या आप हमें यह बताएंगे कि दलित वर्गों के छात्रों के प्रति स्कूल मास्टरों, शिक्षा विभाग और स्कूलों के प्रबंधकों का क्या रवैया रहता है? डॉक्टर अंबेडकर, जब डॉक्टर परांजपे इस प्रेसिडेंसी में शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था कि दलित वर्गों के छात्रों को सभी स्कूलों में प्रवेश दिया जाए। परंतु हमारा अनुभव यह है कि वह परिपत्र बिल्कुल लागू ही नहीं किया गया। यह सच है कि जनशिक्षा निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि परिपत्र लागू हो गया है, परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह बात सत्य नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पूना में एक घटना हुई। देव में दलित वर्ग के बच्चों को दाखिला नहीं दिया गया और जब उन्होंने इसके लिए आग्रह किया तो गांव वालों ने दलित जातियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। 264 चेयरमैन, ज्ञापन में उस रिपोर्ट का जिक्र है? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, जैसा मैंने कहा सच्चाई नहीं है। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। 265 राव बहादुर राजा, मुझे श्री ग्रिफिथ से पता चला कि उनके विचार में दलित वर्गों को पुलिस विभाग में इसलिए नहीं लिया जाता है कि पुलिस को कई घरों की जाकर तलाशियां लेनी होती हैं और गिरफ्तारियां भी करनी होती हैं। तर्क के लिए मान ले कि यह सही है, तो क्या इसी तरह दलित वर्गों के लोगों की अन्य अधीनस्थ और प्रांतीय सेवाओं में भर्ती के संबंध में ये आपत्ति नहीं उठाई जाएगी? डॉक्टर अंबेडकर, देखिएगा, कई आपत्तियां उठाई गई हैं। 266 आप स्थानीय विधान परिषद के सदस्य हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 267 आपका अपने समुदाय के प्रति स्थानीय परिषद के ऊंची जातियों के सदस्यों के व्यवहार के बारे में क्या अनुभव है? डॉक्टर अंबेडकर, यह नहीं कहा जा सकता कि वे दलितों के पक्ष में हैं। 268 आपके प्रांतों में आपके समुदाय के सदस्यों के प्रति सरकार का क्या रवैया है? डॉक्टर अंबेडकर, बहुत उदासीन। 269 मेरे विचार से इस प्रेसिडेंसी में ऑनरेरी बेंच मजिस्ट्रेटों की अदालतें हैं। क्या इन बोर्डों में दलित वर्गों के कोई सदस्य हैं? डॉक्टर अंबेडकर, कोई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेटों की कुछ बेंचों में हमारे लोग हों, परंतु यह संभव नहीं हुआ है। सम्मेलन के लिए संभवतः रुचिकर होगा यदि मैं इस संबंध में उस पत्र को पढ़कर सुनाऊं जो खानदेश के जिले के कलेक्टर ने दलित वर्ग के उस सदस्य को लिखा था जिसने बेंच में नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। पत्र में वे कारण भी बताए गए हैं जिनकी वजह से उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है। पत्र इस प्रकार है, कलेक्टर को दलित वर्गों की महत्वाकांक्षाओं से बहुत सहानुभूति है और वह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों में भी श्री मेघे द्वारा किए गए अच्छे कार्य की सराहना करते हैं, परंतु उनकी राय में वह समय अभी नहीं आया है जब दलित वर्गों के किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेटों के बेंच में स्थान दिया जाए और जब तक सरकार इस प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप कोई घोषणा नहीं करती,
जब तक वह इस प्रकार की नियुक्ति करने की सिफारिश करने में असमर्थ है। यह पत्र 25 सितंबर 1928 का है। 270 मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इन निकायों में नियुक्तियों का समुदायों की प्रगति से कोई संबंध नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, कोई संबंध नहीं है। 271 एकमात्र बात यह है कि क्या कोई व्यक्ति जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ। 272 लॉर्ड बर्नहेम, मेरे विचार में आप कहना चाहते हैं कि दलित वर्गों के हितों की रक्षा करने के सभी उपायों में से आप सर्वसुलभ मताधिकार को सर्वोत्तम समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मैं विधान परिषद में पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहूंगा। 273 मेरे विचार में आप सर्वसुलभ मताधिकार के पक्ष में हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ। 274 यदि वह आपको नहीं मिलता है तो क्या आप पृथक निर्वाचक मंडलों की मांग करेंगे। मान लीजिए आपको दोनों में कोई नहीं मिलता है तो क्या आप तब भी मनोनयन के सिद्धांत के पक्ष में हैं। डॉक्टर अंबेडकर, नहीं, मैं आग्रह करूंगा कि हमारा प्रतिनिधि चुना जाए। 275 यदि आप प्रस्तावित शर्तों पर चुनाव नहीं करा सकते तो आप मताधिकार को पसंद करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ। 276 चेयरमैन, आपने चुनाव प्रणाली के माध्यम से दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व को तरजीह दिए जाने के लिए कहा है। क्या आपको विश्वास है कि यदि चुनाव के तरीके को अपनाया गया तो क्या आप उन लोगों को निर्वाचित कर लेंगे जो वास्तव में दलित वर्गों के सर्वोत्तम प्रवक्ता रहे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर, मेरा ऐसा विश्वास है। 277 क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तत्व दलित वर्गों के हितों के विरुद्ध रहे हैं वे ही प्रभावी हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इससे सहमत हूँ, इसीलिए मैं वयस्क मताधिकार चाहता हूँ। 278 क्या आप समझते हैं कि वयस्क मताधिकार से उन तत्वों का प्रभाव नहीं रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर, उनमें संतुलन बना रहेगा। 279 मान लीजिए दलित वर्ग के किसी सदस्य के पास आवश्यक अर्हता है तो क्या वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर, वह करता है। 280 आपका मामला लेते हैं, क्या आप किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार करने के लिए अर्ह होंगे। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, मैं और मेरे मित्र विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से मतदान करते हैं। 281 कर अदायगी के संबंध में क्या स्थिति है। एक बात कही गई है कि दलित वर्ग कर अदा नहीं करते हैं। जहां तक सीमा शुल्क अथवा अन्य अप्रत्यक्ष करों का संबंध है जिनके कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ सकते हैं, मेरे विचार में दलित वर्गों को भी अन्य जातियों की तरह बढ़ी हुई कीमतें अदा करनी होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, इसके अलावा दलित वर्ग के लोग खासतौर से महार जाति के पास कुछ जमीन वतन पट्टे अथवा सामान्य पट्टे पर हैं और दूसरों की तरह वे भुगतान करते हैं जिसे जूडी कहते हैं। 282 मैं समझता हूं कि बहुत से महार गैर सरकारी सेवाओं में वेटरों के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, परंतु बहुत कम हैं और वे मुख्य रूप से शहरों में उद्योगों में काम करते हैं। 283 उदाहरण के लिए किसी यूरोपियन परिवार या क्लब में महार नौकरों के स्प में काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 284 क्या वे लोग किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, यह मताधिकार की सीमा पर निर्भर है। 285 सामान्यतः वेटर कोई योग्यता नहीं रखते, में दलित वर्गों के सर्वोत्तम प्रवक्ता रहे होंगे। डॉक्टर अंबेडकर, मेरा ऐसा विश्वास है। 277 क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो तत्व दलित वर्गों के हितों के विरुद्ध रहे हैं वे ही प्रभावी हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इससे सहमत हूँ, इसीलिए मैं वयस्क मताधिकार चाहता हूँ।
278 क्या आप समझते हैं कि वयस्क मताधिकार से उन तत्वों का प्रभाव नहीं रहेगा? डॉक्टर अंबेडकर उनमें संतुलन बना रहेगा। 279 मान लीजिए दलित वर्ग के किसी सदस्य के पास आवश्यक अर्हता है, तो क्या वह सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करता है? डॉक्टर अंबेडकर वह करता है। 280 आपका मामला लेते हैं। क्या आप किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मताधिकार करने के लिए अर्ह होंगे? डॉक्टर अंबेडकर जी हां। मैं और मेरे मित्र विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से मतदान करते हैं। 281 कर अदायगी के संबंध में क्या स्थिति है? एक बात कही गई है कि दलित वर्ग कर अदा नहीं करते हैं। जहां तक सीमा शुल्क अथवा अन्य अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, जिनके कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ सकते हैं, मेरे विचार में दलित वर्गों को भी अन्य जातियों की तरह बढ़ी हुई कीमतें अदा करनी होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी हां। इसके अलावा दलित वर्ग के लोग खासतौर से महार जाति के पास कुछ जमीन वतन पट्टे अथवा सामान्य पट्टे पर हैं और दूसरों की तरह वे भुगतान करते हैं, जिसे जूडी कहते हैं। 282 मैं समझता हूं कि बहुत से महार गैर सरकारी सेवाओं में वेटरों के रूप में काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी हां, परंतु बहुत कम हैं और वे मुख्य रूप से शहरों में उद्योगों में काम करते हैं। 283 उदाहरण के लिए किसी यूरोपियन परिवार या क्लब में महार नौकरों के स्प में काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी हां। 284 क्या वे लोग किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर यह मताधिकार की सीमा पर निर्भर हैं। 285 सामान्यतः वेटर कोई योग्यता नहीं रखते।